Hello everyone, welcome to my channel. Today we'll be doing human rights in India. Let's start. The modern concept of human rights emerged from Western politics and philosophy. यानी कि ये जो हम ह्यूमन राइट्स का पूरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसकी अगर हम बात करें कि ये एमर्ज कहाँ से हुआ, तो ये वेस्टर्न पॉलिटिक्स और फिलॉसफी से एमर्ज हुआ. अब इसके कुछ एवोल्यूशन के सोर्सेज हैं, कुछ जगह हैं जहाँ से इवॉल्व हुआ धीरे धीरे. अगर हम इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स में मैग्ना कार्टा 1215 का और इंग्लिश बिल्स ऑफ राइट्स 1689 के कुछ ऐसे ही एक्ट्स हैं जो कि आपके ह्यूमन राइट से डील करते हैं. अगर हम मैग्ना कार्टा की बात करें जो 1215 में हुआ था, दिस वाज बेसिकली एक अग्रीमेंट किंग के बीच में एंड बैरन्स के बीच में. किंग जॉन एंड बैरन्स के बीच में अग्रीमेंट था जिसमें बैरन्स ने कुछ राइट्स की डिमांड की थी. दैट वाज मैग्ना कार्टा. इंग्लिश बिल्स ऑफ राइट्स की अगर हम बात करें 1689 का, तो ये एक अग्रीमेंट था बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द किंग जिससे लोगों को कुछ राइट्स ग्रांट किए जा रहे थे. वेस्टर्न थिंकर्स भी कई थे जिन्होंने जो ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन है उसे इन्फ्लुएंस किया, जैसे कि जॉन लॉक, जीन जैक्स रोसो एंड थॉमस पेन. मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया और अडॉप्ट किया सिमिलर आइडियल्स को, ह्यूमन राइट के सिमिलर आइडियल्स को रिकॉग्नाइज और अडॉप्ट किया एज गाइडिंग प्रिंसिपल. एंड अगर हम कुछ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें आपका जो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है 1776 वॉज इंस्पायर्ड बाय दिस, एंड ऑल्सो द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन 1789 में, यानी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्टार्टिंग में पास किया गया था. अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 एंड फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन 1789. इनके डेट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न. इसका डेट भी इम्पॉर्टेंट है याद करना. सो बेसिकली जो भी लिखा हुआ आपको मिलेगा उन सब की डेट्स याद करना ज़रूरी है. इसको अगर आप देखें तो क्वेश्चन आ गया था CUET में कि इसे क्या पहले आया क्या बाद में आया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने का. इसको हम देखेंगे आगे. फिर हमारे पास आया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसकी हम बात आज भी करते हैं. कहीं भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है तो हम इसे कोट करते हैं, राइट. सो जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का, ये यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था 1948 में. एंड ये जो है इसमें कौन कौन से राइट्स आपके पास इंक्लूडेड हैं? फंडामेंटल सिविल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल राइट्स इसमें आपके दिए हुए हैं. अब इसी डिक्लेरेशन को ध्यान रखते हुए UN ने सीरीज ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉज को भी पास किया था. इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिस ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर कंप्लेंट मैकेनिज्म, कि आप इंटरनेशनली कंप्लेन भी कर सकते हैं. एंड ऑल्सो दे स्टेट यू द प्रोसीजर फॉर रिसीविंग कंप्लेंट्स और कम्युनिकेशंस. अब इन्हीं में से अगर हम कुछ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़ की बात करें तो पहला है इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1976 का. देन इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स अगेन 1976 का. कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1990. कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट women 1979 एंड Convention relating to the status of refugees 1954. So these are the few examples of international human rights treaties. Whatever we talked of till now relates to the international sphere. Now when we see nationally, that is in India, so Indian constitutional human rights में आपके कुछ कुछ parts हैं. पहला है preamble, देन हमारे पास पार्ट 3 है जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं. फिर पार्ट 4 है जहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दे रखी है. एंड देन पार्ट 4A है जहाँ पे सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटीज को बताया गया है. प्रियम्बल की अगर हम बात करें तो प्रियम्बल में आपको एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और क्या क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे इंडियन स्टेट के, वो देखने को मिलता है. दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स, We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice,
social, economic and political. Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. So ये आपके preamble, ये आपका preamble है. Preamble proclaims the rights and freedoms, provisions of which are contained in the Constitution in various parts and clauses aimed to secure to all its citizens those rights and freedoms. Then we move towards the fundamental rights. Indian Constitution एक detailed Bill of Rights आप contain करता है, which grants and guarantees fundamental rights and freedoms to the people of India. And ये fundamental rights Constitution के कौन से part में है? Part 3 of the Constitution. Originally हमारे पास 7 fundamental rights थे, बट इसमें से एक फंडामेंटल राइट दैट इज द राइट टू प्रॉपर्टी उसे डिलीट कर दिया गया था बाय द 44th अमेंडमेंट एंड इट वाज मेड एक लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A. नाउ देयर आर फॉर नाउ 6 fundamental rights that we have, starting with right to equality, then right to freedom, then right against exploitation, then right to freedom of religion, then cultural and educational rights and right to constitutional remedies. यहाँ पे हमसे ऊपर नीचे हो गया था. So see, right to equality article 14 to 18, right to freedom article 19 to 22, right against exploitation 23 to 24, right to freedom of religion 25 to 28, cultural and educational rights 29 to 30 and right to constitutional remedies 32. Now we'll do each right in detail. So when we talk of right to equality, इसमें all 5 articles हैं, 14, 15, 16, 17 and 18. 14th की अगर हम बात करें तो 14th आर्टिकल डील करता है विद इक्वालिटी बिफोर लॉ. एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ के दो एलिमेंट हैं आपके, इक्वल सब्जेक्शन एंड इक्वल लीगल प्रोटेक्शन. इक्वल सब्जेक्शन मतलब सभी लोगों को जो लॉ अप्लाई करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पुअर है, रिच है, क्या है, इक्वली अप्लाई होगा एंड लीगल प्रोटेक्शन भी सबको बराबर की मिलेगी. आर्टिकल 15 इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ये कहता है कि आप किसी भी मतलब स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर, रेस एट्सेट्रा, राइट. बट इसमें देर इज एन एक्सेप्शन कि protective discrimination in respect of weaker sections, that is not actually considered discrimination, that is a protective discrimination which is allowed. Article 16 deals with equality of opportunity, कि सबको equal opportunity मिले, ठीक है, jobs में, बाकी सब में. बट इसमें भी अगेन आपका क्या हो जाता है कि reservations बनाए जा सकते हैं जॉब में relating to the weaker sections like SC, ST and OBC. Now 17th आर्टिकल डील्स विद द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड इसी आर्टिकल के चलते हुए 2 एक्ट्स पास किए गए थे. पहला अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 एंड देन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1977. आर्टिकल 18 डील्स विद अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, कि जो टाइटल्स ग्रांट होते हैं लोगों को, बेसिकली ये ब्रिटिश का जब टाइम था तो टाइटल्स लोगों को बहुत ज़्यादा दिए जाते थे, तो वो टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया गया था एंड केवल अब हम मिलिट्री और एकेडमिक ऑनर्स के लिए अवार्ड्स दे सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, प्लस द मेरिटोरियस सर्विसेज के लिए. अदरवाइज कोई भी टाइटल नहीं दिया जा सकता है. नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम, जिसमें 19 आर्टिकल जो है आपको कुछ फ्रीडम्स लिस्ट करता है. freedom of speech and expression, freedom of assembly, freedom to form association, freedom of movement, freedom to reside and settle, and freedom of profession, occupation, trade और business. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आपके कुछ रिस्ट्रेंट हैं, आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जो पब्लिक मोरालिटी अफेक्ट करे या फिर फ्रैटर्निटी, सॉवरेनिटी अफेक्ट करे, या मतलब देर आर सर्टन लिमिटेशंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कि आप कुछ भी गलत चीज़ें नहीं बोल सकते हैं जिससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे फॉरेन रिलेशंस पे भी अगर पड़ रहा है तब भी.
Then we have Article 20, which is protection against arbitrary conviction, right? So 44th अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ था, ये बताया गया था कि जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास कोई भी पावर नहीं होगी अंडर आर्टिकल 359 कि वो सस्पेंड कर सकें आर्टिकल 20 को. आर्टिकल 20 बेसिकली आपका प्रोटेक्शन होता है अगेंस्ट आर्बिट्ररी कन्विक्शन. आर्टिकल 20 हैज सम क्लॉजेस. You can refer to the net to see those clauses. Then Article 21 is protection of life and liberty. Protection of life and liberty. Now this is the right which is granted to citizens as well as non-citizens necessarily. 44th amendment के थ्रू क्या हुआ था, इस राइट को इनवायलेबल बना दिया गया था ड्यूरिंग इमरजेंसी. यानी कि इमरजेंसी के दौरान भी आप इस राइट को वायलेट नहीं कर सकते हैं. ये 44th अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था. एंड 59th अमेंडमेंट के थ्रू ये बताया गया कि ये जो राइट है ये प्रेसिडेंट अगर चाहे तो सस्पेंड कर सकते हैं. 21A हमारा एक नया पार्ट 21 में ऐड किया गया था विच वॉज राइट टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है. 24 जुलाई 2017, दिस इज अनदर पॉइंट. राइट टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन आपका 86th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, जिसमें चिल्ड्रन जो 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना कंपल्सरी है फॉर द स्टेट. नाउ 24 जुलाई 2017 को एक काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक जजमेंट में 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यूनानिमसली ये ऑर्डर किया दैट राइट टू प्रिवेसी, ये बताया कि राइट टू प्रिवेसी भी एक फंडामेंटल राइट है विच कम्स अंडर आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी. आर्टिकल 22 डील्स विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन कि यू हैव टू टेल देम द कॉज, व्हाई हैव यू अरेस्टेड देम, देन इन्फॉर्म एंड प्रेजेंट देम बिफोर द मजिस्ट्रेट 24 आवर्स के अंदर. सो एज आई सेड ये सब क्लॉजेस है. इसके क्लॉजेस के लिए यू कैन रेफर टू द नेट एंड जस्ट हैव अ लुक एट इट. दिस आर्टिकल डज नॉट अप्लाई टू एनिमी एलियन या फिर जहाँ पे भी देयर इज अ केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन. क्या देखिए, अरेस्ट और डिटेंशन में क्या होता है, बेसिकली आप जब अरेस्ट कर रहे हैं तो आपको इन्फॉर्म करना होता है कि किस बेसिस पे आप अरेस्ट कर रहे हैं. देन आपको मजिस्ट्रेट के सामने जिसको आपने अरेस्ट किया है 24 आवर्स के अंदर ले जाना होता है. आप किसी भी इंसान को एक ऑफेंस के लिए 2 बार नहीं अरेस्ट कर सकते हैं, राइट. सो एक और क्लॉज है. सो ये जो आपके क्लॉजेज हैं, अगर कोई एनिमी एलियन है उस पे ये अप्लाई नहीं करता है. और अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस है जहाँ पे आपने उस इंसान को जस्ट बिकॉज डिटेन इसलिए किया है बिकॉज आपको लगता है कि हाँ ये फ्यूचर में कुछ कर सकता है, तो उस केस में भी ये आर्टिकल में जो राइट मिले हैं वो अप्लाई नहीं होंगे उस पर. सिंपल ये बस इतना सा है. उसके बाद हम थर्ड फंडामेंटल राइट पे आएंगे. थर्ड फंडामेंटल राइट विच इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है. सो इसमें आपके आर्टिकल 23 और 24 आते हैं. आर्टिकल 23 इज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, यानी कि किडनैपिंग बेसिकली इससे रिलेटेड है. जो भी सेल और वो सब होता है ह्यूमन बींग्स का, वो प्रोहिबिटेड है. एंड आप किसी को लाइक फोर्स्ड लेबर अगर आप किसी से ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 23. इसी के चलते आपका सीता एक्ट पास किया गया था 1956 में. What is CETA? CETA is basically like, this is the abbreviation, suspension of immoral traffic among women and girls. That is CETA. Then we have Article 24 which deals with prohibition of employment of children. यानी कि आप बच्चों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं. स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो हजार्डस एक्टिविटी में. देन वी हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में भी हमारे पास 4 आर्टिकल्स हैं, जिसमें आर्टिकल 25 डील करता है विद द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन. सो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, हर एक इंसान के पास राइट है कि वो फ्रीली किसी भी रिलीजन को प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट करें. देन वी हैव आर्टिकल 26 जो कि है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कि अगर कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन है तो वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकता है, वो फ्रीडम मिलता है. देन आर्टिकल 27 है फ्रीडम फ्रॉम पेइंग टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, कि जस्ट बिकॉज आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं एंड कहीं से आपके टैक्सेस माने जा रहे हैं कि आप अपने रिलीजन को प्रमोट करें, तो आप फ्री हैं फ्रॉम पेइंग सच टैक्सेस.
देन 28th इज फ्रीडम एज टू अटेंडेंस इन रिलीजियस फंक्शन। अगर मान लीजिए आप किसी भी रिलीजियस स्कूल में हैं, वहाँ पे क्रिश्चियन स्कूल में आप, कोई क्रिश्चियन फंक्शन हो रहा है, यू आर नॉट अ क्रिश्चियन, और इवन इफ यू आर अ क्रिश्चियन यू डोंट वांट टू अटेंड अ पर्टिकुलर रिलीजियस फंक्शन, वो भी आपकी फ्रीडम है, ठीक है। देन 5th राइट दैट वी हैव इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सो बेसिकली इस राइट के थ्रू हम स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं माइनॉरिटीज़ को। इसमें 2 आर्टिकल्स हैं। 29 डील्स विद राइट टू मेंटेन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, यानी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके पास राइट है कि वो अपने लैंग्वेज, अपने स्क्रिप्ट और अपने कल्चर को मेंटेन कर सके। ये एब्सोल्यूट राइट है, यानी कि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये एज इट इज़ पूरा अप्लाई करता है। देन आर्टिकल 30 डील करता है विद द राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये माइनॉरिटीज़ अगर माइनॉरिटी बेस्ड कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करना चाहती हैं, एडमिनिस्टर करना चाहती हैं, तो उसका भी पूरा राइट है इनके पास। लास्ट राइट दैट वी हैव इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इस राइट के थ्रू आप, अभी तक हमने जितने भी राइट की बात की, अगर वो वायलेट होता है तो आप इस राइट के थ्रू कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं टू गेट योर फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स्ड एज वेल, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल के अंडर वेरियस रिट्स इशू करता है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्श्योरिटी। दीज रिट्स हैव अ मीनिंग, कुछ मतलब ऐसा कुछ केस होता है तो ये रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू करते हैं, कुछ होता है तो ये करते हैं, ये करते हैं। सो बेसिकली इन सब का डिफरेंट स्कोप है, वो अभी हम जान लेते हैं शॉर्ट में, बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी नेसेसरी। सो हेबियस कॉर्पस में क्या होता है, हायर कोर्ट्स की अथॉरिटी से अगर कोई भी अनलॉफुल डिटेंशन होता है तो अनलॉफुल डिटेंशन के अगेंस्ट आप हेबियस कॉर्पस को फाइल कर सकते हैं। अब ये हेबियस कॉर्पस उस इंसान का रिलेटिव या कोई जानने वाला कोई भी फाइल कर सकता है कोर्ट में। देन वी हैव मैंडेमस। मैंडेमस बेसिकली जो इशू करता है आपके हायर कोर्ट किसी भी लोअर अथॉरिटी को या पर्सन को टू डू एक ड्यूटी जो उनको असाइन की गई है, asking an official to do something which is his duty. Then prohibition is basically superior court issues it to the lower court asking it to not proceed with a case जो कि उनके jurisdiction में fall नहीं करता है। So basically quo warranto is a special form of legal action जिसे हम यूज़ करते हैं टू रिजॉल्व वेदर जो एक स्पेसिफिक इंसान है उसके पास राइट है टू होल्ड द ऑफिस दैट ही इज होल्डिंग, यानी कि जो भी ऑफिस वो होल्ड कर रहे हैं। अगर मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है, सो क्या वो लीगली लॉफुली एक पुलिस ऑफिसर है या ऐसे ही किसी सोर्स वगैरह से बना दिए गए हैं, कोई एग्जाम वगैरह उन्होंने दिया नहीं है। सो को वारंटो बेसिकली वो चीज़ है, इवैल्यूएट करना, टेस्ट करना कि वेदर एक पर्सन के पास लीगली वो राइट है कि वो उस ऑफिस को होल्ड कर सके। देन वी हैव सर्श्योरिटी। सर्श्योरिटी में क्या होता है, अगर कोई भी केस लोअर कोर्ट में हो रहा होता है बट हायर कोर्ट को लगता है उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है या फिर वो उसे बेटर हैंडल कर पाएंगे, तो वो लोअर कोर्ट से उस केस को लेके अपने पास उस केस को हैंडल करना चालू कर देते हैं। सो दैट इज रेट ऑफ सर्श्योरिटी। अब हमने जितने भी फंडामेंटल राइट्स की बात करी उसमें से सबसे फंडामेंटल जो फंडामेंटल राइट का है सभी का, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इट इज़ अ हार्ट एंड सोल ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 और 356 बाय द प्रेसिडेंट। ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है इसे प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 352 यानी कि नेशनल इमरजेंसी और आर्टिकल 356, राइट। Now we move forward to the various national commissions that we have in India. So first we start with National Human Rights Commission. National Human Rights Commission established हुई थी by the Protection of Human Rights Act 1993. ठीक है, it is headed by the chairperson. इस कमीशन को एक chairperson head करता है जो कि आप कौन होते हैं, former Chief Justice of Supreme Court. देन इसमें इस कमीशन में एक मेंबर आपके फॉर्मर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक मेंबर प्रेजेंट या फॉर्मर चीफ जस्टिस होते हैं किसी भी हाई कोर्ट के, एंड देयर आर 2 अदर मेंबर्स हु हैव नॉलेज और एक्सपीरियंस इन मैटर्स रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स।
अब इस कमीशन का एक सेक्रेटरी जनरल होता है। सेक्रेटरी जनरल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं जो कि लार्जली डिस्चार्ज करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज को। ये कमीशन प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। अब इस कमिटी के मेंबर्स कौन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, बोथ लोकसभा वाले भी और राज्यसभा वाले भी। Government can also appoint police officers and other investigative staff, technical and scientific personnel, ताकि ये कमीशन इफेक्टिवली फंक्शन कर पाए। ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ द फंक्शंस ऑफ दिस कमीशन, सो दैट इज इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, कि अगर कोई भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन का केस हो रहा है तो उसमें इंक्वायर करना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना। इंटरवीनिंग इन कोर्ट प्रोसीडिंग, अगर कोई भी कोर्ट में ऐसा केस है जो कि ह्यूमन राइट्स को इन्वॉल्व करता है तो वो वहाँ पे ये कमीशन इंटरवीन कर सकती है कोर्ट प्रोसीडिंग में टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ द पीपल और द इंडिविजुअल कंसर्न्ड। देन इंस्पेक्शन ऑफ जेल्स एट्सेट्रा। ह्यूमन राइट्स में ना आपका होता है कि क्या क्या बेसिक राइट्स हैं जो आपके पास हैं, तो ये जेल्स को भी इंस्पेक्ट करते हैं टू सी कि प्रिजनर्स को ढंग से रखा जा रहा है या नहीं। देन इनका चौथा फंक्शन है अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन। ये अवेयर करते हैं लोगों को अबाउट देयर राइट्स एंड ऑल्सो सेंसिटाइज द सेम, राइट। अब अगर हम बात करें कि अगर कोई ऐसा केस हो जा रहा है ह्यूमन राइट्स वायलेशन का, तो हम यहाँ पे कंप्लेन कैसे करते हैं? एनीवन अग्रीव्ड और देयर रिप्रेजेंटेटिव कैन लॉन्च अ कंप्लेन किसी भी लैंग्वेज में। अब ये कंप्लेन कहाँ पे फाइल कर सकते हैं? ये हम ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं www.nhrc.nic.in, या फिर हम पेपर पिटिशन भी कर सकते हैं, सेंट आइदर बाय पोस्ट ऑफ फैक्स और थ्रू ईमेल। मस्ट बी फाइल्ड विद इन अ ईयर ऑफ द अकरेंस ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन। अगर कोई भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है तो आपको 1 साल के अंदर ही उसे फाइल कराना है। एंड ये सो मोटो एक्शन भी ले सकता है। इसका मतलब कि अगर इसको खुद से कहीं पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन दिख रहा है तो बिल्कुल कंप्लेन की जरूरत नहीं है, ये अपने आप से भी एक्शन उसके अगेंस्ट ले सकते हैं। देन वी हैव नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के अंदर इस कमीशन को क्रिएट किया गया था। यहाँ पे जो हम माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं वो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं। ठीक है। इसके चेयरपर्सन होते हैं। देन वी हैव अ वाइस चेयरपर्सन। वी हैव 5 अदर मेंबर्स जो कि नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। दीज आर द पर्सन्स ऑफ एमिनेंस, एबिलिटी एंड इंटेग्रिटी। अगेन ये भी सो मोटो एक्शन ले सकते हैं। इसका कंप्लेन मैकेनिज्म, आप एक एप्लीकेशन बना सकते हैं एड्रेस डायरेक्टली टू द सेक्रेटरी, रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू द कमीशन। ठीक है। आपको कमीशन को ये एप्लीकेशन भेजनी है, कोई फीस नहीं लगती है कंप्लेन को लॉन्च करने के लिए। एंड आप कहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कोई भी अपडेटेड कॉन्टैक्ट डिटेल्स पा सकते हैं? www.ncm.nic.in। सो एक चीज़ जो कॉमन है हर वेबसाइट पे वो है www. एंड लास्ट में nic.in। एंड ये जो चीज़ है बेसिकली इसका अब्रीविएशन है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, सो NCM। यहाँ पे क्या था? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, so it was NHRC. So you don't really have to learn a lot about this website. It is very clear and obvious. Next commission that we have is National Commission for Women. Okay, National Commission for Women, it was established 1992 में under National Commission for Women Act 1990. अब इस कमीशन में भी एक चेयरपर्सन होता है एंड देयर आर 5 अदर मेंबर्स। ये भी एबिलिटी, इंटेग्रिटी और एक्सपीरियंस के होते हैं। इसमें से एटलीस्ट 1 मेंबर ईच बिलोंग्स टू SC और ST, यानी कि SC ST के एक मेंबर्स इसमें होते ही होते हैं, जो 5 मेंबर की हम बात कर रहे हैं। एंड जो मेंबर सेक्रेटरी इस कमीशन के होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स से डील करते हैं। सो इतना ही अबाउट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज देयर इन द book that we are referring to, and the questions that were asked were also from the very same book, so you don't need to worry about that. Then National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribes. So basically आपकी एक कमीशन होती है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और एक दूसरी कमीशन होती है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, बट यहाँ पे एक साथ लिख दिया है बिकॉज सबका मैटर सेम ही है। आर्टिकल 338 की अगर हम बात करें, सो आर्टिकल 338 इंस्ट्रक्ट करता है कि स्पेशल ऑफिसेस को स्टैब्लिश किया जाए SC और ST के लिए।
राइट। एंड इसी आर्टिकल 338 वाली ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर एससीज और नेशनल कमीशन फॉर एसटीज को स्टैब्लिश किया गया था। आर्टिकल 338 ये भी मैंडेट करता है यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट को कि वो इन कमीशन को कंसल्ट करें ऑन एनी मेजर पॉलिसी मैटर्स जो कि इनको अफेक्ट कर सकता है, एससी और एसटीज को अफेक्ट कर सकता है। कंप्लेंट आप शेड्यूल्ड कास्ट का www.nationalcommission-for-scheduledcasts.ncsc.nic.in एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए www.ncst.nic.in। ये सभी जो कमीशंस हैं इनके पास पावर्स हैं दैट द सिविल कोर्ट हैज, and they also have certain investigative powers. They can investigate into the matters. This was all about the commissions that we were required to do. Now we'll look at the directive principles and the fundamental duties, which will then end our chapter. So basically whenever we talk of directive principles contain करते हैं socio-economic rights की list को and freedoms which the state is expected to secure for the people। यानी कि एक्सपेक्ट किया जाता है स्टेट से कि स्टेट अपने लोगों के लिए इन सबको इंश्योर करे थ्रू सुइटेबल लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट। सो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल यहाँ पे दे रखे हैं, ये आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इसमें इस सबको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा, तो आप खुद से जान लेंगे कि क्या इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल होगा या क्या फंडामेंटल राइट्स है। सो याद करने की आज सच बिल्कुल ज़रूरत नहीं है पूरी तरीके से इसे। दीज आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसमें से लाइक बेसिकली स्टेट इज़ एक्सपेक्टेड टू सिक्योर ऑल दीज फॉर इट्स सिटीजन्स। स्टार्टिंग के कुछ पढ़ लेते हैं, जैसे राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर बोथ मैन एंड वीमेन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन। सो इस तरीके से आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं। Directive principles are contained in part 4 of the constitution. Then we move forward to fundamental duties. Fundamental duties की अगर हम बात करें तो ये part 4A में है। आर्टिकल 51A में आपके fundamental duties आपके पास हैं, ठीक है। अब fundamental duties में आपका आता है respecting the constitution and institution, the national flag and the national anthem, cherishing and following the noble ideals of national struggle for freedom, then upholding and protecting the sovereignty, unity and integrity of India, defending the country and rendering national service when called upon to do so. Then we have promoting harmony amongst religious, linguistic, regional diversities and renouncing practices derogatory to women's dignity, valuing and preserving the rich heritage and culture, protecting natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, developing the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform, safeguarding public property and abjuring violence, striving for excellence and raising the nation to higher levels of endeavor and achievement, and then providing opportunities for education to children by their parents between the age of 6 and 14 years. In case you need the notes that I had shown you in the video, you can email me at the email ID which is mentioned in the description. And in case you need ये book का PDF as well, then also you can email me and ask me. So whatever you need, you can email me and I'll forward that to you. Thank you so much. That's it for today's video. I'll be back with another video super soon. Do comment down which topic you want me to cover next. Thank you.